सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस माई SB2 प्रोग्राम को। और जो कि आज का जो टॉपिक हमने डिसाइड किया है वो किया है थायरो केयर, यानी कि आपकी थायराइड की फंक्शन की बेटर कैसे आप उसको कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, स्पेशली फॉर द वुमेन्स। जैसे कि हम प्रेगनेंसी के बाद की बात करें तो 80% वुमेन्स में हाइपोथायरॉइड यानी कि मोटापा बढ़ाने वाला थायराइड जो है वो एक तरीके से परेशान करता है। दूसरे वाला जो हाइपर थायरॉइडिज्म है वो भी 20% लोगों में पाया जाता है, जिसके कारण वेट लॉस होना। ये सारे दोनों टाइप के थायराइड क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, ये कैसे हम इनको मैनेज कर सकते हैं इस फंक्शन को, और कैसे थायराइड हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बॉडी का पार्ट है और उसके क्या क्या फंक्शन है, इन सारी पहलुओं पे हम डिस्कस करने वाले हैं आप सब लोगों के साथ। एक पीपीटी के थ्रू मैं आप लोगों के साथ ये आज की मीटिंग कंडक्ट करने वाला हूं। वंस अगेन I like to welcome all of you in today's Zoom program। एंड जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं, मैं एक आप लोगों से हैंड रेज का बटन प्रेस करना चाहूंगा कि आप लोगों को ये मीटिंग मुझे इजाजत दें कि आप इसको हम आगे कंडक्ट कर पाएं। यस, थैंक यू। आप लोगों का इशारा साफ है कि आप इस मीटिंग को चाहते हैं, क्योंकि सारी वॉइस मुझे लगता है सब कुछ सही जा रहा है। यस, एक पीपीटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम के बारे में। हैंड रेज का बटन प्रेस करना चाहूंगा कि आप लोगों को यस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं थायरो केयर यानी कि थायराइड ग्लैंड के बारे में। बेसिकली ये होती कहाँ है, ये हमारे गले में होती है और बटरफ्लाई शेप की होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बटरफ्लाई शेप की एक बॉडी का पार्ट होता है, और ये बॉडी के पार्ट की टाइप की बात करें तो एक ग्लैंड होती है। हिंदी में इसको ग्रंथि भी बोला जाता है, और ग्लैंड और ग्रंथियों का काम होता है हार्मोन का सिक्रेशन। और हार्मोन का बेसिकली माय डियर फ्रेंड काम होता है एक तरीके से कम्युनिकेशन का। एक तरीके से पोस्टमैन का काम होता है। जैसे एक पोस्टमैन है, या एक तरीके से आप व्हाट्सएप को यूज करते हैं तो वो मैसेज को इधर से उधर पहुंचाता है। तो हॉर्मोन्स भी एक तरीके से हमारा कम्युनिकेशन, जिससे बॉडी, आपकी ब्रेन और पूरे ऑर्गन्स पे जो कंट्रोल रखा जाता है, उनमें से एक कम्युनिकेशन का साधन। जैसे एक मोबाइल फोन है आपके पास कम्युनिकेशन का साधन, एक आपके पास कोई मेल कर सकते हैं किसी के पास। सेम लाइक दैट हमारी बॉडी में एक कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें भी वो टावर लगे हुए हैं जिनको रिसेप्टर बोला जाता है, कि वो सिग्नल को कैच करते हैं, और सिग्नल को कैच करके जो मैसेज ब्रेन से आया है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों से आया है, उसी के हिसाब से वो बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। तो जितनी भी ग्लैंड्स आप देखते हैं ये हार्मोन बनाती है, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे दिमाग की बात करें, चाहे वो हमारे गले में ये थायराइड ग्लैंड होती है बटरफ्लाई शेप की, इसकी बात करें, या हम बात करें एड्रेनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर होती है, जो कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन को या हमें अलर्ट के टाइम पे एकदम से हमारी बॉडी को मैनेज करने का काम करती है, या हार्मोन सिक्रीशन के लिए फीमेल्स में ओवरी और गोनेड्स की बात करें, टेस्टिकल्स की बात करें, तो ये क्या है, ये ग्लैंड्स हैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में। ये दिमाग से, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से सिग्नल लेते हैं। वो सिग्नल किसके थ्रू, वो भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिनका रिसेप्टर इन ग्लैंड पे होता है, और जिस ग्लैंड के लिए दिमाग ने वो मैसेज भेजा है एक हार्मोन के रूप में, उसका स्पेशल रिसेप्टर होता है, वो वहीं पे आके चिपकता और अपना मैसेज देता है। अपना मैसेज देता, जैसे आप कई बार आपने देखा होगा जब आप मेल वेल खोलते हो तो उसमें आईडी पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होती है। तो पासवर्ड होगा तो उस पर्टिकुलर मैसेज को खोल सकते हैं, नहीं तो नहीं खोल सकते। सेम लाइक दैट हार्मोन भी पर्टिकुलर जगह पे जाके पर्टिकुलर रिसेप्टर पे ही एक्ट कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि काम किसी और का था और उस रिसीव किसी और ने कर लिया। बॉडी में ये नेचर ने हमें इतनी अच्छी संरचना की है, इतनी अच्छी तरीके से बनाया है शरीर को, कि इसमें वो सारी कोडिंग डिकोडिंग जिस पर्टिकुलर चीज के लिए वो रिलीज हुई थी वहीं पे जाके वो डिकोड होगा, और कहीं पे नहीं होता। इसलिए जो हॉर्मोन्स हैं वो हमारे
बॉडी में कंट्रोल का काम, कम्युनिकेशन का काम करते हैं और किसी पर्टिकुलर फंक्शन को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो उनमें से एक ग्लैंड थायराइड ग्लैंड है, जो कि गले में पाई जाती है और बटरफ्लाई शेप की होती है। सो यदि हम बात करें यहाँ पे इसके फंक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म कंट्रोल पॉइंट। देखिए आपने सुना होगा कि हर गाड़ी की एक एवरेज होती है। गाड़ी जैसे 1 लीटर में किसी की 15 किलोमीटर की माइलेज है, किसी की 20 किलोमीटर की माइलेज है, किस बाइक में भी ऐसा ही होता है। तो हम एक पर्टिकुलर व्हीकल की इंजन की एक फ्यूलिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसकी एक माइलेज निकालते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी एक माइलेज होती है कि हमारी बॉडी कितना फ्यूल को कंज्यूम करके कितना वर्कआउट कर सकती है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है हमारा थायराइड ग्लैंड। और इस जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है, जो आप देख रहे हैं, एनर्जी है, ग्रोथ है, बॉडी की रिपेयरमेंट है, ये सारी एक्टिविटी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे उसमें तो कंबशन पार्ट हो गया कि फ्यूल जल गया, एनर्जी आपको इंजन को मिल गई और आपका व्हीकल चल पड़ा। ऐसे ही हमारी बॉडी में आप भोजन खा रहे हैं और डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होके वो बॉडी के सेल पे जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में उसका एक तरीके से कंबशन हो रहा है, वो वहां पे फायर अप हो रहा है, उसके बाद वहां से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हमारे। यानी कि हम केमिकल एनर्जी को, हीट एनर्जी और केमिकल एनर्जी को ही हम रिपेयरमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए हम यूज करते हैं। और मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का होता है। एक एनाबॉलिज्म होता है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग करना, बिल्ड करना, जैसे मसल को बढ़ाना है, वेट को बढ़ाना है, वो एनाबॉलिज्म है। एक होता है कैटाबॉलिज्म, कैटा का मतलब सीधा कट डाउन, यानी कि वेट को कम करना और आपको धीरे धीरे यानी कि आपकी बॉडी को घटाना, यानी कि किसी चीज को कम करना, वो कैटाबॉलिज्म है। जैसे कि यंग एज में एनाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। बट जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, 30 से 35 साल के बाद, 40 साल के बाद आपकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है, बॉडी उस फेज में कैटाबॉलिज्म में पहुंच जाती है। बिकॉज उस टाइम पे 40 साल के आसपास, 35 साल के आसपास हार्मोन्स जो हैं, जो आपकी बॉडी की रिपेयरमेंट करते हैं, आपको वो यंग, एक तरीके से यंग रखने का काम करते हैं, आपकी सेल्स को एक सेल से दूसरी सेल बनाने का काम करते हैं। तो उनका प्रोडक्शन धीरे धीरे विद द एज कम हो जाता है। इसलिए बॉडी की रिपेयरमेंट जो पावर है, जैसे आप घर को रिपेयर कर लेते हो, होली दिवाली पे पेंट करवा लेते हो, धीरे धीरे जब अंदर की ईंटें खराब होनी स्टार्ट होती हैं तो आप कुछ भी करवा लीजिए, लंबे टाइम तक वो घर चलता नहीं है, तो हमें दोबारा नया बनाना पड़ता है, नया स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। तो सेम लाइक दैट हमारी बॉडी में भी हम अपनी एजिंग को फास्ट चलने से रोक सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, बट एज को बढ़ने से हम बिल्कुल नहीं रोक सकते। बुढ़ापा तो आना ही है, बट स्लो कर सकते हैं अपनी अच्छी आदतों से, अच्छे न्यूट्रिशन से, अपने लाइफस्टाइल में को मेंटेन करके। सो इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन करता है? हॉर्मोन्स। हमारे हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन पीक पे रहता है यंग एज में। मिडिल एज में जब आप 30 से 45 40 साल की बात करें तो इनका ये मेंटेन रहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे इनका प्रोडक्शन कम होता है, चाहे वो डाइजेस्टिव एंजाइम हो, चाहे वो लीवर के एंजाइम हो, चाहे हमारे हॉर्मोन्स हो, जो कि हमारी थायराइड से लेके, हमारे सेक्सुअल हार्मोन से लेके, ग्रोथ हार्मोन से लेके, ये सारे हार्मोन या मेमोरी को इनहांस रखने वाले, कॉग्निशन पावर वाले एंजाइम और हार्मोन्स जो हैं, वो भी धीरे धीरे कम होते हैं, और हम धीरे धीरे हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी से लेके फंक्शनल एक्टिविटी है वो कमजोर होनी स्टार्ट हो जाती है। सो मेटाबॉलिज्म यंग एज में, एनाबॉलिज्म है, बिल्डिंग ब्लॉक्स करता है, बिल्डिंग बनाता है, बॉडी को बिल्ड करता है। और जैसे ही उम्र बढ़ती है तो कैटाबॉलिज्म, यानी कि हॉर्मोन्स ही ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं कि किस एज में एनाबॉलिज्म है, किस एज में कैटाबॉलिज्म है, टूटने वाला और बनाने वाला। यानी कि यंग एज में ज्यादा ग्रोथ हार्मोन है तो बनाने वाला का काम ज्यादा होता है, और ग्रोथ हार्मोन धीरे धीरे कम होंगे तो आपका घटाने वाला काम हो जाएगा। सो इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और इस सारे चीजों को, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारी थायराइड ग्लैंड कर रही है। ये जो थायराइड ग्रंथि है जो हमारे गले में पाई जाती है, ये सारी चीजों को कंट्रोल करती है। तो यदि इसकी फंक्शनिटी आप यदि बात करें कमजोर हो जाए या इसकी अबनॉर्मल फंक्शन हो जाए तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं।
जैसे कि आपने देखा है, मोटापा भी बढ़ जाता है थायराइड की फंक्शनिंग यदि कम हो जाए। यदि थायराइड की फंक्शनिंग ज्यादा हो जाए तो हमें वेट लॉस भी हो सकता है बिना चाहे। तो ये सारा का सारा कंट्रोल हमारी थायराइड ग्लैंड करती है। जैसे एक बाइक में आपने देखा होगा, बाइक का मैकेनिक जब आप बाइक को बोलते हैं कि एवरेज कम दे रही है, तो बाइक का मैकेनिक एक स्क्रू ड्राइवर उठाता है और स्क्रू ड्राइवर से कुछ एक पेंच को, एक स्क्रू को एडजस्ट करता है, जिसके कारण आपकी बाइक की एवरेज बढ़ जाती है, तो वो दोबारा से सेट करता है। ऐसे ही हमारी बॉडी का भी वो स्क्रू क्या कहाँ, जिससे हमारा हमारा वेट मैनेज रहता है, बॉडी का टेम्परेचर मैनेज रहता है, ब्रेन डेवलपमेंट, डाइजेशन इससे कंट्रोल होता है, आपको कितनी भूख लगेगी, क्या ये चीजें होंगी, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये हमारी थायराइड ग्लैंड मेंटेन करती है। हार्ट रेट, किसी को देखा होगा हाई बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा, एकदम से हार्ट रेट ज्यादा बढ़ जाता है, या किसी का हार्ट रेट स्लो हो जाता है, ये भी कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है आपका थायराइड। बोन मेंटेनेंस, कैल्शियम का ब्लड में लेवल जो है वो भी थायराइड हार्मोन के कारण कंट्रोल होता है। यदि आपकी थायराइड की फंक्शनिंग कम हो जाएगी तो आपकी बोन की वीकनेस बढ़ती चली जाएगी, और बॉडी का टेम्परेचर भी आप देखेंगे पूरा का पूरा कंट्रोल होता है थायराइड से। ये मेन फंक्शन है थायराइड के। इसके बियॉन्ड आप देखेंगे, यदि हम बात करें, एक सेकेंड, ये पीपीटी ऊपर नीचे हो रखी है। थायराइड फंक्शन की दो टाइप की प्रॉब्लम होती है माय डियर फ्रेंड। पहली प्रॉब्लम है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि आपकी जो थायराइड है उसका फंक्शन हर्ट हो जाता है। तो दो टाइप के वो फंक्शन को एक तरीके से कैटेगरी में रखा गया है। हाइपो मतलब लो, हाइपो का मतलब होता है लो, हाइपर जैसे आप हाइपरटेंशन बोलते हैं तो हाई बीपी, तो हाइपो जहां पे लगता है उसका मतलब लो होता है साइंस में। थायराइडिज्म का मतलब आपका थायराइड का फंक्शन है वो लो हो गया है। इसका सिंपल सा टेस्ट होता है, जब आप थायराइड फंक्शनिंग का टेस्ट करवाते, थायराइड के टेस्ट करवाते हो, तो यदि आपकी रिपोर्ट में TSH हाई है, TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा है, तो क्या होगा, हमारे T4 T3 का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ये लो हो जाएंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म में ये लो मिलेंगे T3 T4, और TSH ज्यादा मिलेगा। आप किसी की भी आप नोट कर लीजिए अपने कागज पे, जब भी आप थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएं, ये देखिए आपका थायराइड जो है उसमें TSH ज्यादा तो नहीं है। यदि TSH ज्यादा है तो डेफिनेटली T3 T4 कम मिलेंगे आपको। ये एक बड़ा बढ़ता है, दूसरा कम होता है, और या नॉर्मल रेंज में ही दोनों मिलेंगे। ये हाई होगा तो वो कम हो जाएंगे, इस केस को हम बोलते हैं हाइपो। और हाइपोथायरॉयडिज्म मोटापा बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा दूसरा अबनॉर्मलिटी होती है फंक्शन में, हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि आपकी थायराइड की फंक्शनिंग हाइपर है, यानी कि थायराइड के पास ऊपर से सिग्नल लो आ रहा है, TSH लो आ रहा है, तो उसकी मतलब ये है कि ये अपना प्रोडक्शन हाई कर देता है T4 T3 का। और थायराइड के हार्मोन जो TSH नहीं होता है, T3 और T4 होते हैं थायराइड के हार्मोन माय डियर फ्रेंड। TSH एक ऊपर से दिमाग से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी दिमाग में जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो एक हार्मोन बनाती है जिसको बोलते हैं TSH। वो सिग्नल किसको देता जाके, थायराइड को। थायराइड फिर क्या बनाती है, T3 T4। तो ऐसे काम करती है थायराइड हमारी। और आप इस यहाँ पे आप राइट साइड में डायग्राम देख रहे हैं, देखो हाइपोथैलेमस ब्रेन में एक ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस से कम्युनिकेशन के लिए एक निकलता है TRH, यानी कि रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, ये मैसेज देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जैसे सिंपल अपने दिमाग में लगा के चलें। ये रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, रिलीजिंग किसको मैसेज देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड अपना इस मैसेज को अपने कोड में डिकोडिफाई करके नया कोड जनरेट करती है जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग यहाँ रिसेप्शन पे जाता है थायराइड के पास, और रिसेप्शन वाला इसको पहचान लेता है कि ये तो हमारा ही बंदा है, तो ये यहाँ से मैसेज आया है, और ये मैसेज लेते ही अपने हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देता है। यदि TSH लो है तो ये हाई बनेंगे, यदि TSH हाई है तो ये कम बनेंगे। सो यहाँ पे सीधा सीधा वो आता है कि TSH हाई का मतलब है हाइपोथायरॉयडिज्म, और TSH लो का मतलब है हाइपर थायरॉयडिज्म। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे ये हार्मोन हमारे अंदर बनते हैं।
एक ऊपर से मैसेज आता। तो इसका यहाँ सीधा आपको दिख रहा है कि ब्रेन पे कंट्रोल, ब्रेन के कंट्रोल से सारी बॉडी में कंट्रोल होता है। इस डायग्राम से आप सीधा मतलब निकाल सकते हैं। इसका सीधा सीधा दूसरी तरफ भी इशारा ये कर रहा है कि आज ब्रेन यदि रिलैक्स नहीं है माय डियर फ्रेंड, ब्रेन रिलैक्स नहीं है, तो इसका सीधा मतलब है कि आप स्ट्रेस में हो। और जब आप स्ट्रेस में होगे तो आपका ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। हम बार बार बोलते हैं ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन, ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन आज बहुत वीक है। इसका मतलब ये है कि आपके ब्रेन से बनने वाले जो हार्मोन है, जो आपकी बॉडी में कम्युनिकेशन करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से वो अच्छी तरह से बनते नहीं, और बॉडी के अलग अलग पोर्शन में आपका कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट में प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हाई बीपी होना, जिसकी वजह से किडनी फंक्शनिंग में दिक्कत, जिसकी वजह से डाइजेशन में दिक्कत, क्योंकि पेट का, गट का और ब्रेन का सीधा कनेक्शन होता है। तो अब वो कनेक्शन लूज होगा तो हाई एसिडिटी देखने को मिल सकती है, बाउल मूवमेंट में दिक्कत आ सकती है। ये अपार्ट फ्रॉम, मैं एक जनरल मैकेनिज्म बता रहा हूं कि कितना ब्रेन रिलैक्स रखना कितना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको सीधा याद आ रहा होगा कि ब्रेन फ्यूल, ब्रेन फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन रिलैक्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आज की जिंदगी में, क्योंकि सारा बॉडी पे कंट्रोल ब्रेन ने ही करना है। इसके अलग अलग बॉडी में जो मास्टर ग्लैंड इसके पास है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस है मास्टर के बाद, इसका हेड मास्टर है वो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है। उसके बाद टीचर आ जाते हैं, जैसे एक स्कूल को आप डिनोट करें, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमास्टर के बाद दूसरे टीचर्स। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी कंट्रोल एक पॉइंट चलता है। और ब्रेन का रिलैक्स होना, यानी कि आपका प्रिंसिपल सही नहीं है स्कूल का, तो आपके स्कूल में डिसिप्लिन सही नहीं होगा, आपके स्कूल का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। सेम लाइक दैट हमारी बॉडी में भी यदि हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं है तो हमारे यहाँ पे ही सब कुछ है जो बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए यहाँ से सब कुछ रिलीज होता है। सो ब्रेन फ्यूल एक बहुत अच्छा इनोवेशन है ओके लाइफ केयर R&D टीम का, जो कि साफ साफ नजर इस डायग्राम से भी आ रहा है। सो इसके बाद यदि हम बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म, ये होता क्या है, जब आपका थायराइड की फंक्शनिंग कम हो जाए। वो कम कब होगी, जब आपका TSH बढ़ जाएगा, TSH बढ़ जाएगा और आपका T3 T4 कमजोर पड़ जाएगा, उसका प्रोडक्शन कमजोर हो जाएगा। सो यहाँ पे कोल्ड फीट, आपके रात को है ना, आपको ठंड ज्यादा लगे, आप ठंड को बियर नहीं कर सकते, आपको ठंड ज्यादा फील होती है और पैर ज्यादा ठंडे रहते हैं। इस केस में ये सीधा इशारा कर रहे हैं कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। फटीग रहेगा बॉडी में, आलस रहेगा, लो एनर्जी फील करोगे, कोलेस्ट्रोल जो है उसको अनबैलेंस हो जाएगा, LDL ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, SDL कम हो जाएगा, पफी फेस पे स्वेलेंसी लगेगी, आप फेस ऐसा लगेगा कि जैसे सूजा हुआ फेस है, पफी फेस हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन इसकी वजह से देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि हाइपोथायराइडिज्म में कॉन्स्टिपेशन सबसे पहले होता है। हेयर लॉस, आपके हेयर की लॉस ज्यादा बढ़ जाएगा। वेट गेन, वेट गेन एक तो होता है कि आप एक्स्ट्रा डाइट ले रहे हो, उससे भी वेट गेन हो जाएगा। पर जब थायराइड में वेट गेन होता है उसमें डिफरेंस मिलता है माय डियर फ्रेंड। डिफरेंस क्या होता है हाइपोथायराइडिज्म में, ये पूरी बॉडी में इक्वल वेट बढ़ता है, हाथ पैर चेस्ट टमी सारी जगह पे वेट आपको बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि इसमें वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है, आपको एक अडीमा टाइप की दिक्कत आती है। तो पूरी बॉडी में इक्वल टाइप से वेट बढ़ेगा। जैसा कि आप ओवर डाइट लेने से पेट पे ज्यादा वेट बढ़ता है, बट इसमें ओवरऑल बॉडी में वेट बढ़ने का एक सिमेट्री वेट की आपको देखेंगे। ब्रेन फॉग यानी कि कंफ्यूजन में रहना, इरिटेशन में रहना, ये हाइपोथायरॉयडिज्म के कुछ सिम्टम्स है। इसमें हार्ट रेट लो रहता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, और इसके रीजन क्या हो सकते हैं, आयोडीन की डेफिशिएंसी। देखिए आपकी डाइट में यदि आयोडीन नहीं है तो उसकी डेफिशिएंसी से होगा क्या कि आपका सपोज करो ऊपर ब्रेन से मैसेज आया कि थायराइड के हार्मोन बनाओ। अब थायराइड के पास रॉ मटेरियल क्या होता है, T3 और T4 बनाने का। थायराइड जो बनाती है T4 बनाती है माय डियर फ्रेंड, T4 बनाएगी। थायराइड का पहला हार्मोन है, T4 बनाएगी। T4 किससे बना होता है, एल टायरोसिन से, एल टायरोसिन से ये बना होता है। अब T4 को थायराइड ने बनाया, T4 याद रखना जैसे टर्मिनल 4 होता है, आप किसी जगह पे जाते हो, T4 ने बनाया थायराइड ने। अब T4
80% T3 में कन्वर्ट हो जाता है लीवर में जाके। हेलो हेलो, इसलिए बोल रहा हूं कि नोट करना मैं जो बोल रहा हूं यहाँ पॉइंट। थायराइड ने बनाया T4, T4 इनएक्टिव है, यानी कि ये बना तो दिया थायराइड ने, पर ये वर्किंग में नहीं कर सकता, खुद की वर्किंग नहीं कर सकता माय डियर फ्रेंड। अब यहाँ पे ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, जो कि T3 माना जाता है, एक्टिव फॉर्म कौन सा है? जैसे एक तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, आईडी लगाई आपने, जब तक उस पर काम नहीं करे तो वो इनएक्टिव एक तरीके से है। और जैसे आप अपना काम करना स्टार्ट कर देते हो, परचेज करना स्टार्ट कर देते हो, बिलिंग करना स्टार्ट कर, वो एक्टिव हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी उसमें T4 तो बन गया, वो इनएक्टिव आईडी है, उसको एक्टिव करने के लिए कोई बिलिंग करवाते ही ऐसे। सेम लाइक दैट, थायराइड ने T4 इनएक्टिव बनाया, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको लीवर की जरूरत होती है, और लीवर में भी बाइल जो बनता है, बाइल साल्ट, उसको एक्टिव करता है। बाइल साल्ट एक्टिव करेगा T4 को कन्वर्ट करके T3 में। 80% तो यहाँ पे होता है, 20% ये एक्टिवेशन होता है किडनी के पास। जैसे आप फ्रेंचाइजी पे जाके अपनी आईडी पे टॉप अप करवाते हो ना, तो थायराइड की फ्रेंचाइजी क्या है, लीवर और किडनी। यहाँ पे जाके ये अपने हार्मोन के एक्टिवेट करवाते हैं, और एक्टिवेट होने के लिए आयोडीन चाहिए। अब समझ में आ रहा होगा आयोडीन की कमी से दिक्कत क्या होती है। थायराइड तो हार्मोन बना रही है, पर वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है। जैसे कुछ लोग आईडी लगाते रहते हैं, आईडी लगा रहते हैं, पर टीम को बिल्ड नहीं कर पाते, या टीम को की काउंसलिंग नहीं कर पाते, होम मीटिंग नहीं कर पाते, खाली आईडी लगती चली जाती, सेल नहीं आती। सेम लाइक दैट, थायराइड ने काम किया, थायराइड काम कर करके थक जाती है, लीवर यदि सही नहीं होगा तो तब भी, और डेफिशिएंसी यदि आयोडीन की होगी तो ये T3 में, क्योंकि T3 का मतलब है ट्रायो आयोडीन थायरोक्सिन, T4 होता है थायरोक्सिन, जो थायरोक्सिन की टेबलेट भी खाते हैं लोग। यदि आयोडीन ही नहीं है तो थायरोक्सिन काम ही नहीं करेगा। कुछ लोग क्या होते हैं, डॉक्टर उनको आयोडीन की ओनली थायरोक्सिन की कुछ 25 mg 30 mg 50 mg की टेबलेट दे देते हैं, बट थायराइड आयोडीन की डेफिशिएंसी तो वो काम नहीं करने वाला है। दूसरा, ये वुमेन्स में सबसे ज्यादा मिलता है हाइपोथायराइडिज्म एज कंपेयर टू मेन। वुमेन्स में ज्यादा बनने का मतलब होता है एस्ट्रोजन, इसका मेन रीजन होता है। देखिए, जब वो प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन एकदम से स्पाइक अप करता है। जब एकदम से हार्मोन स्पाइक अप करेगा एस्ट्रोजन, तो सीधा सीधा वो क्या करेगा, आपकी थायराइड की जो ग्लैंड की सेल हैं उनको अटैक करता है वो, और उनको अटैक करके वहां इन्फ्लामेशन कर देता है। उसकी वजह से उसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है, और आपका T3 T4 जो आपका प्रोडक्शन है T4 का, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो एस्ट्रोजन भी इसमें बड़ा मेन रोल माना जाता है एस्ट्रोजन का। सो ये वुमेन्स में आपको पता मेन हार्मोन होता है, प्रेगनेंसी के बाद एकदम से स्पाइकअप होता है। उसकी वजह से आफ्टर बर्थ, जब उस डिलीवरी के बाद एकदम से आपको देखता मोटापा फीमेल्स में बढ़ने के कारण आपको आपने देखा होगा, उस केस में यही है कि एस्ट्रोजन को का स्पाइकअप होना ही वो थायराइड को एक तरीके से हाइपोथायराइडिज्म में कन्वर्ट होना है। सो एस्ट्रोजन को कंट्रोल करना है, आयोडीन की डेफिशिएंसी को पूरा करना है। यदि ये आयोडीन भी पूरा है, एस्ट्रोजन भी कंट्रोल में है, आपका ब्रेन भी अच्छे से काम कर रहा है, बट लीवर में इंफेक्शन है, फैटी लीवर है, लीवर की कोई बीमारी है, लीवर सिरोसिस है, या किडनी की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे भी होगा क्या कि आपका एक्टिवेशन नहीं होगा थायराइड हार्मोन का, और एक्टिवेशन नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो आप देख लीजिए, जब आपको हाइपोथायराइडिज्म है माय डियर फ्रेंड, क्या आपको लीवर की तो प्रॉब्लम नहीं है उस टाइम पे? यदि लीवर की प्रॉब्लम होगी तो पहले हमें लीवर को ट्रीट करना पड़ेगा, लीवर की हमें सर्विस करनी पड़ेगी, लीवर को हमने सेंटर में लेके चलना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप कॉम्बिनेशन क्या देंगे? सीधा कॉम्बिनेशन बनता है कि लीवर फ्यूल हमें उस आदमी को साथ में रिकमेंड करना पड़ेगा यदि थायराइड की फंक्शनिंग को अच्छा करना है, क्योंकि लीवर जब तक काम नहीं करेगा थायराइड का हार्मोन एक्टिवेट नहीं होगा। स्ट्रेस आपके ब्रेन को सबसे बड़ा एक तरीके से डैमेज पहुंचाती है। ब्रेन में अच्छे से आपके हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड वाले TSH अच्छे से नहीं बनेगा, वो अनकंट्रोल वे में बनेगा, अनबैलेंस वे में बनेगा, तो भी वो एक तरीके से दिक्कत कर सकता है। एक हाइपोथायराइडिज्म 80% आजकल जो फाइंडिंग है उसमें पाया गया है, ये ऑटोमिन डिजीज भी के कारण भी होता है। हाशीमोटो डिजीज इसको हम बोलते हैं। हाशीमोटो एक ऑटोमिन डिजीज है, थायराइड की सेल्स को
को एक तरीके से खुद डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये हाइपोथायराइडिज्म के मेन रीजन माने गए हैं, जो कॉमन जिसके कारण ये होती है। यहाँ पे ये हमने डिस्कस कर लिया। अब डाइट क्या होनी चाहिए जो आपकी हाइपो यानी कि मोटापा वाली, सीधी बात कर लें तो मोटापा बढ़ाने वाली थायराइड में आपको डाइट क्या देनी है? आयोडीन रिच डाइट देनी है। यदि आप आयोडीन रिच डाइट देखेंगे तो आपने एक गूगल करना है, ये एक छोटा सा काम करना, आयोडीन किस किस में ज्यादा होता है। देखिए आयोडीन का यदि हर्ब्स में बात करें तो आयोडीन का मेन सोर्स होता है कैल्प। एक तो कैल्प होता है, स्पाइरुलिना में भी मिलता है ये। आप देखेंगे तो अभी मैं भी सर्च कर रहा हूं आयोडीन नेचुरल सोर्स। अभी मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप अभी साथ में कर लें या बाद में इसको नोट कर लें कि नेचुरल सोर्स क्या है आयोडीन के। इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एडिबल सीवीड, जो भी समुद्री सीवीड में आप देखेंगे तो स्पाइरुलिना एक तरीके से मेन सोर्स माना जाता है। एग में बहुत आयोडीन होता है, मिल्क में होता है, योगर्ट में होता है। सो यदि हाई फूड की बात करें, सीवीड श्रिम्प सी फूड में बहुत ज्यादा होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है और एग में ये ज्यादा होता है। और आजकल तो आयोडीन सप्लीमेंट भी आप मार्केट में देखते ही हैं। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं जब वो मोटापा जब कम करने वाली, वेट कम करने वाली हाइपर हो जाए तो उस केस में आयोडीन यूज नहीं करना माय डियर फ्रेंड। उस केस में आयोडीन यूज करेंगे और ज्यादा दिक्कत कर देगा वो, क्योंकि और ज्यादा प्रोडक्शन एक्टिवेशन कर देगा, कि ऑलरेडी वो ज्यादा हार्मोन्स हैं। तो उस केस में आयोडीन नहीं खाना है। मोटापे वाले थायराइड के केस में हमें आयोडीन खाना है। दो चीजें, जब ये T4 इनएक्टिव से एक्टिव T3 में बनता है तो दो चीजों का बड़ा रोल होता है आयोडीन के साथ साथ, सिलेनियम और जिंक। सिलेनियम और जिंक आपकी डाइट में होने चाहिए। देखिए आजकल सिलेनियम के रूप में आप सबसे अच्छा सोर्स जो सिलेनियम का मुझे लगता है नट्स में आप नोट कर सकते हैं, ब्राजीलियन नट। ब्राजीलियन नट एक अच्छा ओमेगा का भी सोर्स है और सिलेनियम का भी सोर्स है। सिलेनियम T4 से T3 बनाने में बड़ा रोल प्ले करता है। और ये भी आप सर्च कर सकते हैं सिलेनियम रिच फूड कौन से हैं नेचुरल डाइट से, हम कौन सी डाइट से हम ले सकते हैं। दूसरा है एक सीड आता है पंपकिन सीड, ग्रीन ग्रीन से पंपकिन सीड आते हैं, उसमें भी जिंक बहुत ज्यादा होता है। बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन उसको एक तरीके से टेस्टो बूस्टर के रूप में यूज करते हैं जिंक की वजह से, क्योंकि उसमें जिंक और ओमेगा बहुत ज्यादा होता है। तो ब्राजीलियन नट और आपका पंपकिन सीड जो होते हैं, मैं और साथ में यदि हम बात करें तो जो हमारे व्हाइट सिसम होते हैं, सफेद तिल होते हैं, वो भी एक अच्छा डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं आप। बट इनको फ्राई नहीं करना है, इनको रोस्ट नहीं करना है, इनको आपने भिगो के खा सकते हैं, इनको आप रो फॉर्म में ही खाएंगे। उसके बाद यदि नेचुरल में बात करें, अश्वगंधा आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, पावरफुल अडेप्टोजन का काम करता है। अडेप्टोजन का मतलब बॉडी की हर स्ट्रेस कंडीशन में या बॉडी को नॉर्मलाइज करने का काम करता है, जो कि ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जहां तक जिंजर की बात करें तो पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ हाइपो में कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो त्रिफला भी, जिसके केस में कॉन्स्टिपेशन रहता है, त्रिफला या जिंजर, उसको आप ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, जिसके कारण आपके डाइजेशन में है। कैल्प जो पाउडर होता है, कैल्प एक टाइप की हर्ब होती है, इसमें आयोडीन बहुत ज्यादा होता है, नेचुरल सोर्स ऑफ आयोडीन है, सबसे ज्यादा कैल्प में मिलता है। एक तरीके से सप्लीमेंट मानो इसको आयोडीन का, एक्टिव, ये इतना बायो अवेलेबल फॉर्म में होता है कि आपकी बॉडी इजिली एब्जॉर्ब कर पाती है। आयरन भी देखा गया है, आयरन भी हाइपोथायराइडिज्म में डेफिशिएंसी देखिए, आयरन को पूरा करना पड़ेगा, विटामिन D3 को पूरा करना पड़ेगा और ओमेगा रिच डाइट को आपने फॉलो करना पड़ेगा। सो जहां पर अभी मैं इसको थोड़ा सा ये हाइपर है, हाइपर हाइपर दूसरी तरफ हम बात करें जो हाइपर वाला है, अब यानी कि मोटापा की बजाय वेट लॉस होता है, इसमें इसके सिम्टम्स है और गर्मी बहुत लगती है, स्वेटिंग आउट रहता है, ज्यादा पसीने आते हैं, उनकी आईज बल्जिंग हो जाती हैं, वैसे निकलती है जैसे बल्ज बाहर निकलने को आईज हो जाती हैं, आईज बॉल जो होती हैं बाहर निकलने को होते हैं ऐसे केस में जिनको हाइपर थायराइडिज्म है।
नींद बहुत कम आएगी, हाई आपका हार्ट रेट रहेगा, हार्ट रेट बहुत हाई रहेगा इस केस में जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, और एकदम से वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। उस केस में क्या था, एकदम से वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और पूरी बॉडी में इक्वली फेस स्वेलिंग टाइप का दिखेगा आपको, उस कॉन्स्टिपेशन होगा। यहाँ कॉन्स्टिपेशन नहीं, बाउल मूवमेंट में एक तरीके से इरेगुलर बाउल मूवमेंट हो जाएगी इस केस में। तो ये एक तरीके से उल्टा एक तरीके से इसके सिम्टम्स हैं। सो यहाँ पे मैंने डाइट न्यूट्रिशन की भी बात की, क्या क्या खाना चाहिए। अब जो हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया है वो किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। थायरोफ्यूल जो है वो बेसिकली हमें हर्बो फूडस्यूटिकल रेंज का एक प्रोडक्ट है जो कि प्रोबायोटिक बेस सीरीज है। हमारी डाइजेशन गट को तो अच्छा करता ही है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में आपको मालूम है कि कॉन्स्टिपेशन करता है, बट प्रोबायोटिक कॉन्स्टिपेशन होने से बचाते हैं। सो एक तरीके से तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प कर ही रहा है हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स में, जो आपको एकदम उसके साइड इफेक्ट पड़ते हैं बॉडी पे, तो प्रोबायोटिक उसमें गट हेल्थ को ठीक रखने का काम कर ही रहा। दूसरी तरफ हर्ब्स जो हैं उसमें क्या क्या डाला है जो उसको मैनेज, उसके फंक्शन को, हाइपो को मैनेज करने का काम करती है। अश्वगंधा जैसा कि पावरफुल एडेप्टोजन है, स्पाइरुलिना जैसे सी फूड जितने भी होते हैं इसमें आयोडीन बहुत ज्यादा होता है, और ये भी एक तरीके से स्पाइरुलिना भी सी वाटर के आसपास ही उगने वाला ब्लू ग्रीन एल्गा होता है, इसमें भी आयोडीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। गूगल, जिंक्शन, रॉ कैल्प पाउडर आयोडीन का बेस्ट सोर्स है। ल्यूकोराइस, स्टावरी, नोनी, ओमेगा फैटी एसिड, ये एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाया गया है जो आपकी थायराइड फंक्शनिंग, ब्रेन फंक्शनिंग और लीवर फंक्शनिंग को एक तरीके से टारगेट करता है। और जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे विटामिन B12, थायामिन, देखिए हाइपो में सबसे ज्यादा अच्छे वाला विटामिन B1 माना जाता है, विटामिन B1 माना जाता है जिसको थायामिन बोलते हैं। फोलिक एसिड डाला गया है, पेंटोथेनिक एसिड, इसमें B3 भी डाला गया है। और कॉपर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायराइड की फंक्शन के। एल टायरोसिन, यहाँ पे आप आता है एल टायरोसिन आपका थायरोक्सिन हार्मोन जो T4 होता है, T4 का रॉ मटेरियल इसको माना जाता है। थायरोसिन होगा तो टायरोसिन होगा तो सॉरी, तो थायरोक्सिन बनना यानी कि T4 बनना आसान हो जाता है। साथ में आयोडीन डाला गया है, मैग्नीज डाला गया है। सो यहाँ पे अब देखा जाए तो हार्ब्स, रॉ कैल्प क्या करते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ आयोडीन का है, मेटाबॉलिक टॉनिक के रूप में इसको यूज करते हैं लोग। अश्वगंधा आपका क्या कर रहा है, स्ट्रेस को कंट्रोल कर रहा है और इंप्रूव थायराइड हार्मोन लेवल को इंप्रूव कर रहा है। स्टावरी क्या कर रही है, रिड्यूस फटीग एंड बैलेंस द हार्मोन। गूगल क्या कर रहा है, हार्ट रेट, एंटी इंफ्लेमेटरी, क्योंकि हार्ट पे सीधा इफेक्ट पड़ता है जब थायराइड के फंक्शन खराब होते हैं, तो गूगल एक अच्छा माना जाता है। और आपका गूगल का नेचुरल एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि थायराइड में कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस होना, एलडीएल का बढ़ना, एचडीएल का कम होना, और गूगल एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल का रामबाण माना जाता है जड़ी बूटियों में, वो भी डाला गया है। इसके बाद आयोडीन एल टायरोसिन, ये क्या कर रहे हैं, आपके की एलिमेंट है थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन के लिए। थायराइड के दो हार्मोन है, T4 और T3। T4 पहले बनेगा थायरोक्सिन के रूप में, और T4 बनने के लिए एल टायरोसिन चाहिए, T4 से T3 में कन्वर्ट होने के लिए आयोडीन चाहिए। तो इसमें दोनों का बैलेंस डाला गया है। देखिए मैं हमेशा कहता हूं साइंस में और सुपरस्टिशियस प्रोडक्टों में फर्क होता है। ये साइंस बोल रही है, ये एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन बोल रहा है। अब आप हेल्थ के बारे में इंडस्ट्री में देखेंगे तो लोग सुपरस्टिशियस बातें करेंगे कि इसको काट देता है, इसके कलर को चेंज कर देता है, इसका ये हो जाता है, ये मैजिक है, वो मैजिक है। मैजिक कुछ नहीं होता, साइंस तो साइंस होती है, साइंस के पीछे एविडेंस होता है, प्रूव होता है। और जितने भी आप इंग्रेडिएंट इसमें देख रहे हैं प्रॉपर फॉर्मूला है थायराइड की फंक्शनिंग के लिए। स्पेशली किस केस में मैं बात कर रहा हूं, ये आपको हाइपर मोटापे वाले में थायरोफ्यूल को यूज करना है। तो कुछ लोग जब वो बिना मोटापे वाली में यानी कि वेट लॉस होने वाली हाइपर में यूज करेंगे तो ये उल्टा इफेक्ट दिखा सकता है। तो हाइपो मोटापे वाली में थायरोफ्यूल को आप यूज करेंगे, जो कि उसके तरीके से डेवलप किया गया है, क्योंकि 80% हाइपो वाले ही केस मिलते हैं आज के लाइफस्टाइल में। 80 क्या 90 तक मोटापे वाले थायराइड के आपको एक तरीके से पेशेंट मिलेंगे। तो यहाँ पे उन्हीं को देखते हुए 90% को देखते हुए ही ये डेवलप किया गया। दूसरा, आप T3, T4 और कैल्शियम लेवल को, कॉपर क्या करता है, कॉपर एक तरीके से
T4 के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। कॉपर इसलिए डाला गया है क्योंकि थायराइड की फंक्शनिंग जब इम्बैलेंस होगी तो आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल जो है वो एक तरीके से इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर होना, तो कॉपर उसको बैलेंस करने का साथ में काम करता है। फोलिक एसिड भी बॉडी के टेम्परेचर को, और हीमोसिस्टीन जो आपका थायराइड हार्मोन के बाद एक रेड ब्लड सेल्स का जो आप जो आरबीसी देखते हैं, तो ये इनका एक तरीके से बाय प्रोडक्ट जो होता है उसको क्लीन करने का काम करता है। हीमोसिस्टीन, फोलिक एसिड उसको यूटिलाइज कर लेता है। मैग्नीज क्या कर रहा है, कन्वर्ट हार्मोन इनएक्टिव टू एक्टिव। मैग्नीज, जिंक और सिलेनियम उसमें बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो जिंक और सिलेनियम को यूटिलाइज करने के लिए आप आयरन फोलिक एसिड में भी जिंक डाला गया। हमारे आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट जो है उसमें भी आपको जिंक मिलेगा और आपको मिलेगा मैग्नीज भी मिलेगा, और उसमें मिलेगा आपको विटामिन सी, आयरन एंड फोलिक एसिड एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में बनाया गया है उसको भी। और ये मसल फटीक रहता है किस केस में, थायराइड की हाइपोथायराइडिज्म में। तो मसल फटीक को भी मैनेज करने का काम कौन कर रहा है, मैग्नीज कर रहा है। तो सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए आपकी थायराइड की फंक्शनिंग जैसे ही हम इनबैलेंस होती है, प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, वो क्या क्या प्रभाव डालती है, उस हर प्रभाव को, उस हर साइड इफेक्ट को कंट्रोल करने का एक सॉल्यूशन इस प्रॉपर फॉर्मुलेशन के हिसाब से दिया गया है। सो वी आर द साइंटिफिक कंपनी जो कि साइंस बेस्ड प्रोडक्ट पे बात करती है, जो कि एविडेंस बेस्ड प्रोडक्ट पे बात करती है, जो कि साइंटिफिक प्रूवन चीजों के साथ ही, सेफ चीजों के साथ ही फॉर्मुलेट प्रोडक्ट को करती है। सो इसको अब टेबल को देखेंगे। हाइपो में क्या करना पड़ेगा, हाइपो जो मोटापे वाली होती है, थायरोफ्यूल 3 टाइम लेना पड़ेगा, 3 टाइम लेना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। सुबह, दोपहर को, रात को। आफ्टर मील आप आधे घंटे 1 घंटे के बाद ले सकते हैं। लीवर फ्यूल भी साथ में चलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे केस में 90% देखा गया कि लीवर की फंक्शनिंग सही नहीं है। प्रोबायोटिक भी आप दिन में 1 बार इसमें यूज कर सकते हैं। और बेरी फ्यूल, क्योंकि आप बेरीज में देखेंगे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एजिंग, और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है बेरीज। कार्डियक सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लीवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन मैं बोल सकता हूँ बनता है। यदि आपको लगता है कि भाई इस केस में विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी है, तो आप विटामिन D3 और आप उसके साथ जा सकते हैं, K2 के साथ जा सकते हैं। ये लगता है आयरन की कमी है, तो आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये आपने लिख लेना, उससे काउंसलिंग के टाइम पे पूछ लेना, आयरन की कमी तो नहीं है, विटामिन डी की कमी तो नहीं है। यदि इनकी कमी होगी तो फिर बहुत सारी चीजें बॉडी में काम नहीं करती हैं, तो उनसे पूछ के ही उनको ऐड ऑन करना। नहीं तो ये भी एक तरीके से 80% 90% उसमें 5 दिन में इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हम बात करें तो अगली स्लाइड में ये थायरोकेयर हाइपर वाली है, यानी कि जो एकदम से वेट लॉस होता है। इसमें केएसएम को मैं थायरोफ्यूल की जगह आपको रिकमेंड करूंगा। थायरोफ्यूल की जगह इसमें थायरोफ्यूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयोडीन और ज्यादा उसमें आयोडीन मैग्नीज और ज्यादा एक तरीके से क्या कर देंगे, उसको हाइपर एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो वहां पे आपने केएसएम को 2 टाइम यूज करना है। लीवर फ्यूल को सेम रखना 3-3 बार। ब्रेन फ्यूल को यहाँ पे मैं जगह देना चाहूंगा कि ब्रेन फ्यूल आपका यहाँ पे सुबह शाम 1-1 कैप्सूल, और बेरी फ्यूल 2 बार आपको पीना चाहिए। हाइपो का केस में 1 बार था, यहाँ पे 2 बार। तो हमने यहाँ रिप्लेस किया थायरोफ्यूल को केएसएम के साथ। और यदि हम बात करें, हैप्पी लेडी प्रोबायोटिक को रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ पे किसके साथ, ब्रेन फ्यूल के साथ। तो यहाँ इस तरीके से आप देख लीजिए। और उस केस में आपको लगता है आयरन की इनमें दिक्कत मिलती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलती है, तो वहां पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं उन चीजों को। ये था आज का हमारी साइड से टॉपिक जो थायरो के बारे में था। होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद भी आया होगा और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी मिली होगी। और आपकी क्वारीज का हम वेट करते हैं। आप क्वारीज भेज सकते हैं आपको, हम उसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में डाल के आपको वो प्रेजेंटेशन हम बना सकते हैं कि लोगों की दिक्कतें क्या हैं। उसके अनुसार आपको बहुत सारे एजुकेशन के टूल जो वीडियो के माध्यम से, ट्यूटोरियल वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं, तो उनके थ्रू हम आपको गाइड कर सकते हैं। सो आप आपके जितने भी सवाल होते हैं उनको जरूर पूछा करें। अपने अपलाइन के थ्रू आप जा सकते हैं, आप डायरेक्टली हमें मेल भी कर सकते हैं, डायरेक्टली
आप जैसे जो भी आपको माध्यम मिलता है कांटेक्ट करने का, उसके थ्रू आप भेज सकते हैं। कुछ लोगों के रिव्यू